नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 14 होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो 1857 से लेकर के 1945 के बीच जो जो प्रमुख घटना हुए हैं ना, तो उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। और ये जो क्लास रहेगा ना, टोटली एमसीक्यू सीरीज टाइप से रहेगा। और मैं आप लोगों को ना एमसीक्यू सीरीज में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है ना, उन सारी चीज़ों को बताऊंगा, साथ ही उनके घटनाओं को भी बताऊंगा। और साथ ही ना 1857 से लेकर के 1945 तक की जो जो प्रमुख घटनाएं हुई ना, उन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। और ये जो टोटली रहेगा वो एमसीक्यू सीरीज टाइप से रहेगा, मतलब क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन के बाद ना आंसर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना कि 1857 से लेकर के 1945 तक की जो प्रमुख प्रमुख घटना बताऊंगा ना, तो बहुत सारे ऐसे घटना हुआ है जिसके बारे में आप लोगों को जानना होगा। लेकिन क्या है ना, पूरी तरह से मैं आप लोगों को इतिहास नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि पढ़ाऊंगा ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए ना प्रमुख प्रमुख जो भी घटना है ना, तो एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को क्या करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, ठीक है। और जो जो चीज़ मैं बताऊंगा ना, उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को क्या करना है, नोट करते हुए चलना है, ठीक है। और याद रखना और खास तौर से समझने की कोशिश करना। और जो जो डेट मैं बताऊंगा ना, केवल उसे ही नोट करना है आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों को इस टाइप से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखो, पूरा आप लोगों को हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। और आप लोगों को ना खास तौर से उस टॉपिक को पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो वही जो टॉपिक है ना, केवल उसी को आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों का सिलेबस को दिखाऊँ ना, भारतीय इतिहास में आप लोगों का सामान्य ज्ञान के विषय में, तो देखो 1857 से लेकर के 1945 तक के दिया गया है इसमें। तो ये जानेंगे और इसके बाद ना लास्ट में हम लोग ये जानेंगे कि 1947 के बाद जो जो घटनाक्रम हुए ना, उसके बारे में एक आध क्लास और लाऊंगा। उसके बाद ना जो भारतीय इतिहास है उसे हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, राजनीति विज्ञान को भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत वास्ट है जी आप लोगों का सिलेबस। एकदम विस्तार पूर्वक आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसको जो जो प्रमुख घटना हुआ है वो पढ़ाऊंगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो केवल आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा इसमें ध्यान से दिया है, इसको पढ़िए। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से लेकर के 1945 तक के दिया गया है। और हाँ, आज का ये जो क्लास खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना और दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हो आप लोगों को इस क्लास में बाद में बताऊंगा, थोड़ा देर में, ठीक है। चलिए, पढ़ने के ऊपर सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं, तो ध्यान से पढ़िए या केवल आप लोग सुनिए, मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूँ। भारत शुरुआत से ही अपने भू संसाधन, प्राकृतिक प्रदत्त उपहार, पर्याप्त धन संपदा के लिए विश्व पटल पर प्रख्यात रहा। यहाँ की इन्हीं आकर्षण से विदेशी आक्रमणकारी स्वयं को रोक ना पाए और ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक गतिविधियों ने भारतीय राज्य के शासकों, सिपाहियों, जमींदारों, किसानों, व्यापारी इत्यादि की स्थितियों पर प्रभाव डाला। यही धीमी गति से बढ़ता असंतोष 1857 में एक हिंसक विद्रोह के रूप में भड़का, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला डाली। तो आप लोगों को 1857 की घटना के बारे में इससे पहले क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं ना, कि 1857 का जो घटना है वो क्या था, किस प्रकार से सैनिकों ने विद्रोह किया, कहाँ से हुआ था, क्यों हुआ था, तमाम चीज़ों को आप लोगों को बता दिया हूँ इसके बारे में पहले क्लास में, है ना। चलिए, उसके बाद थोड़ा सा और है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसी क्रम में कई ऐसे विद्रोह और क्रांति की कड़ियां चलने लगी, जिसमें प्रमुख है, तो क्या क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन का विरोध, रॉलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज दिवस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये तमाम प्रकार की जो घटनाक्रम है ना, वो 1857 से लेकर के 1945 तक की चला था। तो सारी चीज़ों को आप लोगों को तो बता नहीं सकता, अलग अलग क्लास करके अगर बताऊंगा तो फिर एक क्लास में क्या होगा, एक ही टॉपिक कवर हो पाएगा। तो आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से ना तमाम जो टॉपिक है उसमें से प्रश्न पूछेगा ना, तो वो घटना को आप लोगों को शॉर्ट में समझाऊंगा कहानी के माध्यम से, ठीक है। चाहे वो बंगाल विभाजन हो, चाहे वो रोलेट एक्ट हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, खिलाफत आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, साइमन कमीशन हो, पूर्ण स्वराज दिवस हो, चाहे सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को समझाऊंगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट को ध्यान
ध्यान से पढ़िए। इस लंबे समय की यातनाओं और विरोध का सकारात्मक परिणाम आया। क्लिमेंटन एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ने की ब्रिटिश मंशा जाहिर किया। परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र घोषित हुआ। तो आप लोगों को ना ये जो पॉइंट है उसे चाहो तो नोट करके रख सकते हो कि देखो लंबे समय की यातनाओं और अलग अलग क्या हुआ, विद्रोहों के बाद क्या हुआ, जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं क्लिमेंटन एटली, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को भारत को क्या किया, छोड़ने का फैसला लिया। ठीक है, और अपना अपना जो मंशा है ना वो जाहिर किया था। और तत्पश्चात क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। चलिए आप लोगों को ना केवल थोड़ा सा भूमिका टाइप से आप लोगों को जो है ना वो थ्योरी में पढ़ना था। अब आप लोगों का जो क्वेश्चन होता है ना यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आपकी जो समझने की क्षमता है वो हो पाएगा। ठीक है, और इसके बाद ना जितना भी इसका पूरा पीडीएफ रहेगा, चाहे वो थ्योरी को हो चाहे एमसीक्यू का, अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे शामिल हो सकते हो, सबसे पहले इंस्टाग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा और मेरे प्रोफाइल में कमेंट करके भी बोल सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में बोलना है, जोड़ना है बोल करके, तो वहाँ से आप लोगों को जोड़ दूंगा। उसके अलावा आपकी स्क्रीन पर ना रैंडम एक नंबर दिख रहा है व्हाट्सअप नंबर, वो भी मेरा है, और उसमें भी आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके, तो वहाँ से भी आप लोगों को जोड़ दूंगा। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ने के लिए आप लोगों को केवल नॉमिनल चार्ज पे करना होगा, क्योंकि मेरे को भीड़ वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए। जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो उनके लिए मैं तमाम ये जो पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह वो सारा चीज़ प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का आप लोगों का। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी चीज़ें और आप लोगों को बाद में बताऊँगा। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। ब्रिटिश शासनकाल में निम्नलिखित स्थान में रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त लागू किया गया था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी इलाहाबाद या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी मुंबई करेक्ट हो जाएगा। कैसे, ब्रिटिश शासनकाल में निम्नलिखित स्थान में रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त लागू किया गया था, तो वो मुंबई में लागू किया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप लोगों को सबसे पहले ना रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त क्या है ये आप लोगों को समझा देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ब्रिटिश शासनकाल में जो अंग्रेज है उन्होंने भारतीय किसान को लगान के रूप में क्या किया गया था, भू बंदोबस्त लागू किया गया था, मतलब रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो लागू किया गया था। इसके तहत ना किसान जितना भी अपना उपज करेगा किसानी में ना, मतलब खेती बाती बोने में जितना भी उपज करेगा ना, तो उस उपज का 33 से लेकर की 55% तक की कितना, तो 33 से लेकर की 55% तक की उनको कर के रूप में देना पड़ता था। और ये जो कर है ना उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, या रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कर है वो डायरेक्ट कर था, मतलब ना सरकार और किसान के बीच क्या था, डायरेक्ट कर व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त कहा जाता है या रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी, इसमें मुंबई करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी नहीं होगा, ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को अब ध्यान से पढ़िए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुए घटनाओं को उनकी तिथियों से सुमिलित कीजिए। सबसे पहले में इसमें घटना करके दिया है, ए गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ना, बी सरोजनी नायडू की गिरफ्तारी, सी महात्मा गांधी की गिरफ्तारी और डी गांधी इरविन समझौता। उसके अलावा तिथि में दिया है, पहला 23 मई 1930, दूसरा 5 मई 1930, तीसरा 6 अप्रैल 1930 और चौथा 5 मार्च 1931। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा आप बताइए, फिर मैं आप लोगों को ना इन सभी का विस्तार पूर्वक आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुए घटनाओं को उनकी तिथियों से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ घटना दिया और एक तरफ उसकी तिथि दिया है, तो आपस में इन दोनों को सुमेलित करते हुए चलेंगे, मतलब मिलाते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ना वो 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब, तो 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन
हुआ था। और उसके अलावा चलिए ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, तो उसी समय ये जो तमाम घटनाएं हैं ना वो हुआ था। तो चलिए इन दोनों को आपस में मिलाते हुए चलते हैं। सबसे पहले ए को देखो, गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ना। तो गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? तो वो 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था। अब ये नमक कानून क्या था? तो देखो गांधी जी ने क्या किया था, अंग्रेजों द्वारा जो नमक कानून बनाया गया था उसे तोड़ा था। और जो गुजरात के साबरमती आश्रम से निकल कर ना 78 जो सदस्य हैं उनके साथ क्या किया था, गुजरात के साबरमती आश्रम से निकल के दांडी के लिए निकला था और वहाँ पर खुद नमक बनाया था। और बना करके जो अंग्रेजों का नमक कानून था ना उसे तोड़ा था। कब तोड़ा था? तो वो 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था, 78 सदस्यों के साथ गया हुआ था। ठीक है। और कितना किलोमीटर तक की चला था? लगभग लगभग 385 किलोमीटर तक की पैदल चला था। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। चलिए उसके बाद बी को देखिए, सरोजनी नायडू की गिरफ्तारी। तो सरोजनी नायडू की गिरफ्तारी कब हुआ था? तो वो 23 मई 1930 को हुआ था। उसके अलावा सी को देखो, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी। तो महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी क्यों हुआ था? तो वो 5 मई 1930 को उनका गिरफ्तारी हुआ था। उसके अलावा डी को देखो, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1930 को ना गांधी इरविन समझौता हुआ था। और ये तमाम जो घटना है ना वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही हुआ था। ठीक है। क्योंकि देखो 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और देखो 1930 की ये सारी के सारी घटनाएं तो इसीलिए इसी के काल में हुआ था, मतलब इसी के समय में हुआ था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, खासतौर से इनके सन को लेकर के। ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप लोगों को बताऊं ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, तो देखो बिना किसी हिंसा का प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्वक ना गवर्नमेंट की जो नीति है, सरकार की जो नीति है, ब्रिटिशों की जो नीति है ना उसको विरोध करना क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है ना वो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के साथ स्टार्ट किया था। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। राजद्रोह के अपराध में बाल गंगाधर तिलक किस वर्ष जेल गए थे? ऑप्शन ए 1897, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1901 या ऑप्शन डी 1906। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर है 1897 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राजद्रोह के अपराध में बाल गंगाधर तिलक किस वर्ष जेल गए? तो वो 1897 को गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और राजद्रोह के अपराध में जो बाल गंगाधर तिलक है उसे जेल क्यों भेजा गया? तो जेल भेजने का कारण ये था कि उन्होंने क्या किया था 1897 में ना, उन्होंने अपनी एक अखबार लिखा था। कौन सा? तो वो केसरी नामक एक अखबार लिखा था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों की आलोचना किया था। तो अंग्रेजों की आलोचना के चलते ना उनको राजद्रोह के अपराध में क्या किया गया, तो उनको क्या किया गया, जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। लगभग 6 वर्ष को उन लोगों को क्या किया गया, सजा सुनाया गया था उस टाइम। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। और कौन सा धारा लगाया गया, तो वो धारा 124A लगाया गया था उस टाइम अंग्रेजों द्वारा। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखना है। और बाल गंगाधर तिलक की जो रचना है वो कौन सा है, तो वो केसरी है। और कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो वो मराठी भाषा में लिखा गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकते हैं कि सर ये सिंगल सिंगल टाइप से प्रश्न है, ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा। आप देखो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो सिंगल सिंगल प्रश्न है ना इसी को मिला करके बनाया जाएगा, कथन और कारण में बनाया जाएगा। तो आपकी जो माइंड सेट है वो ये होना चाहिए, अगर ना कथन और कारण में भी पूछे तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं सारे ऑप्शन को आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। केवल कहानी को समझो और समझने की कोशिश करना, इसमें रटोगे तो ज़्यादा कोई मतलब नहीं होगा। केवल सन वगैरह जो होगा ना उसे आप लोगों को रटने की आवश्यकता पड़ेगा, बाकी चीज़ों का आप लोगों को नहीं रटना है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है। और जहाँ जहाँ से ना अगर कोर्ट में पूछने वाली जो प्रश्न होगा वो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, लेकिन ना ज़्यादा से ज़्यादा जो घटना है उसको समझने की कोशिश करना है आप लोगों को। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को आप ध्यान से पढ़िए। राम प्रसाद बिस्मिल को किस षड्यंत्र केस में मृत्युदंड दिया गया? ऑप्शन ए काकोरी, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी लाहौर या ऑप्शन डी चटगांव। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए काकोरी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राम प्रसाद बिस्मिल को किस षड्यंत्र केस में मृत्युदंड दिया गया? तो राम प्रसाद जो बिस्मिल है उसको ना काकोरी कांड के जो षड्यंत्र केस था ना उसके केस में क्या किया गया था, मृत्युदंड दिया गया था। अब काकोरी कांड क्या है ये आप लोग जान लो, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। 5 अगस्त 1925 कब? तो 5 अगस्त 1925 को क्या हुआ था, इस टाइम ना भारत में जो स्वतंत्रता
स्वतंत्रता का जो दौर है ना वो चल रहा था, मतलब भारत को आज़ाद करने का क्या चल रहा था, दौर चल रहा था, अलग अलग क्या है तो उसमें विद्रोह हो रहे थे, मतलब ना भारत को आज़ाद करने के लिए क्या चल रहा था, तो अलग अलग क्रांतियाँ चल रहा था। तो 5 अगस्त 1925 को क्या हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल ने ना क्या किया था, लखनऊ के पास एक जो गांव है ना, काकोरी नामक एक गांव है, तो वहाँ पर क्या किया था, वहाँ से ट्रेन गुजरता था ब्रिटिशों का, और ब्रिटिश का जब ट्रेन गुजरा ना, वहाँ क्या रखा था, तो उन्होंने ना अलग अलग जो धन संपदा है वो रखा था। तो राम प्रसाद बिस्मिल और उसके साथियों ने मिलकर के क्या किया था, ये जो काकोरी नामक जो जगह है लखनऊ में ना, तो वहाँ क्या किया, ट्रेन में चढ़ करके वहाँ की जो धन वगैरह जो था ना, जो अंग्रेज ले जा रहे थे, तो उसको लूट लिया। और क्यों लूटा था, तो लूटने का वजह ये था कि उनको धन चाहिए था, ताकि ना स्वतंत्रता की आंदोलन को और उग्र बनाया जा सके। तो इसीलिए ना राम प्रसाद बिस्मिल को ना इसी षड्यंत्र केस में क्या था, मास्टरमाइंड था, तो इसी वजह से उसको क्या किया गया, पकड़ लिया गया और मृत्युदंड दे दिया गया। और ये जो काकोरी कांड है वो कब हुआ था, तो वो 5 अगस्त 1925 को हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो है ना वो काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से सबसे ज़्यादा जाना जाता है। और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ और कौन कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ जो थे ना वो अशफाक उल्ला खां था, उसके अलावा रोशन सिंह था, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इन दोनों को। खास तौर से इसके जो स्टोरी है ना कि काकोरी षड्यंत्र केस क्या है, तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। लखनऊ के काकोरी नामक गांव में एक ट्रेन को क्या किया गया, लूट लिया गया, जो अंग्रेजों का था, और ट्रेन में ना जो भी सोने चांदी जो भी धन जवाहरात थे उसको लूट लिया गया। और लूटने का उद्देश्य ये था कि वहाँ से धन को प्राप्त करके ना भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको और भी उग्र किया जा सके, और भी हथियार वगैरह खरीदा जा सके। तो इसीलिए क्या किया गया था, ये जो काकोरी कांड है उसको अंजाम दिया गया था। और इसमें जो मेन जो षड्यंत्रकारी है जो उसमें पकड़ा गया राम प्रसाद बिस्मिल, तो उसको क्या किया गया, फांसी दे दिया गया। तो ये चीज़ आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, उसको मृत्युदंड की सजा मिल गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। जो स्टोरी आप लोगों को बता रहा हूँ केवल आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, समझना है, केवल स्टोरी टाइप से रटना नहीं है। केवल सन को जो है ना उसको आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, चाहे रट लेना आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को पढ़िए। 1857 की क्रांति का श्री गणेश सबसे पहले जहां हुआ वह स्थान था, ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी अवध या ऑप्शन डी दिल्ली। आप लोगों को तो बता ही चुका हूँ जी इसके बारे में। प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी मेरठ करेक्ट हो जाएगा। कैसे, 1857 की क्रांति का श्री गणेश सबसे पहले जहां हुआ था वह था, तो 1857 का श्री गणेश मतलब शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो वो मेरठ से छावनी से हुआ था, बताया था ना आप लोगों को। और कब हुआ था, तो 10 मई 1857 को हुआ था, आप लोगों को बताया था। और ये 1857 की क्रांति को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है, या सैनिक क्रांति बोल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो दिल्ली से आगा खान नेतृत्व कर रहा था। और कौन नेतृत्व कर रहा था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है वो भी नेतृत्व कर रहा था दिल्ली से। उसके अलावा कमेंट करके बताओ कि अवध से कौन कर रहा था, आप लोगों को बताया था ना मैंने। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से पढ़िए। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति कौन था, ऑप्शन ए अजीमुल्ला खां, ऑप्शन बी नाजिब खां, ऑप्शन सी करीम खां या ऑप्शन डी बख्त खां। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी बख्त खां करेक्ट हो जाएगा। कैसे, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति कौन था, तो आप लोगों को अब भी जस्ट प्रश्न क्रमांक 5 में बताया हूँ ना कि दिल्ली में दो जो लोग हैं वो प्रमुख क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। सबसे पहले बख्त खां हो जाएगा, और दूसरा कौन हो जाएगा, दूसरा जो होगा वो बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों जो लोग हैं ना वो 1857 के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इसमें जितने भी प्रश्न है ना वो चाहे प्री बीएड का क्वेश्चन हो या प्री डीलेट का क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ध्यान से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, इसी वजह से सारा स्टोरी को बताने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को आप ध्यान से पढ़िए। कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ, ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन।
तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के सामने जो शुरू हुआ था, मतलब उसके साथ जो शुरू हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो वो 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब? तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च कब से शुरू हुआ था? तो वो 6 अप्रैल को हुआ था। कब? तो वो 6 अप्रैल 1930 को वो भी हुआ था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर 1 खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था ना वो 1919 से लेकर के 1922 तक की हुआ था, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो है ना वो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 से स्टार्ट हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना है और पता भी होगा आप लोगों को, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी भगत सिंह। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो वेदों की ओर लौटो जो कहा था ना वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, ये आप लोगों को याद रखना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 को, कब? तो 1875 को क्या बोला था? आर्य समाज की स्थापना किया था। कौन? तो दयानंद सरस्वती ने 1875 को आर्य समाज की स्थापना किया था। और स्थापना करने के बाद उन्होंने एक क्या दिया था? नारा दिया था। और नारा में क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो बोला था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। ये प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। 1857 के विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए वी डी सावरकर, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी ईश्वर प्रसाद या ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, वी डी सावरकर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था? तो ये जो कहा था ना वो वी डी सावरकर ने कहा था। और वी डी सावरकर का पूरा नाम क्या है? तो वीर विनायक दामोदर सावरकर है। क्या? तो वीर विनायक दामोदर सावरकर है, ये आप लोगों को याद रखना है। और उन्होंने 1857 के विद्रोह में भारत का क्या बोला था? पहला स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और उन्होंने 1909 में, कब? तो उन्होंने 1909 में क्या बोला था? 1909 में ना अपना जो पुस्तक है वो लिखा था और उसमें इसका उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 1857 या ऑप्शन डी 1885। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 1885 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना वो 1885 में हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। और स्पेसिफिक अगर डेट बताऊँ ना आप लोगों को तो वो 28 दिसंबर, कब? तो वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में क्या किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। खासतौर से इसके डेट को और इसमें जो स्थान है ना उसको भी आप लोगों को याद रखना है। क्या? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुआ था। मतलब यह है कि अभी वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष है ना वो अपना क्या है? तो वो राहुल गांधी जी है, आपको पता ही होगा इसके बारे में भी। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को ध्यान से पढ़िए। हड़प नीति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जल, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हड़प नीति के जनक कौन थे? तो हड़प नीति के जो जनक है ना वो लॉर्ड डलहौजी है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि हड़प नीति क्या है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में क्या किया था, एक जो नीति है वो लेकर के आया था, और इस नीति के तहत ना जितने भी राजाएं हैं तो उन राजाओं का अगर स्वयं का पुत्र नहीं होगा ना तो उस राज्य को क्या किया जाएगा, ब्रिटिश में मिला लिया जाएगा, मतलब अंग्रेज जो शासन है ना उसमें मिला लिया जाएगा, ये बोला गया था। क्या? तो देखो, जितने भी आसपास के जितने भी राजा थे ना उन सभी लोगों को ये फरमान जारी किया गया था कि अगर तुम्हारा स्वयं का पुत्र नहीं होगा, कोई भी दत्तक पुत्र या गोद लिया हुआ पुत्र नहीं चलेगा, जब तक कि आपका स्वयं का पुत्र नहीं होगा ना तो पुत्र के अभाव में आपका जो तमाम राज्य है, सिंहासन है, उन तमाम राज्य और सिंहासन को ना ब्रिटिश में क्या किया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा। तो इसे ही क्या बोला गया था, हड़प नीति के नाम से जानते हैं। और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था, तो वो 1848 से लेकर कब, तो 1848 से लेकर के 1856 तक की ना उनका जो कार्यकाल है वो था। ठीक है, और वो गवर्नर जनरल के कार्य पर ना स्थापित था, मतलब गवर्नर जनरल का जो कार्य है वो कर रहा था भारत में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, खासतौर से ना जो हड़प नीति है उसका जो नीति क्या है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो हड़प नीति है उसके तहत कौन कौन से राज्य को हड़प लिया था, तो वो सतारा, संभल, जौनपुर, जैतपुर, बरार, झांसी, अवध। तो ये तमाम जो अलग अलग जो राज्य थे ना तो उसमें पुत्र के अभाव में उनके जो सिंहासन है, उनके जो राज्य है उसको हड़प करके क्या किया गया, ब्रिटिश शासन में, अंग्रेज शासन में मिला लिया गया था। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी इसका मास्टरमाइंड था जी इस नीति का, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को आप ध्यान से पढ़िए। भारत के असहयोग आंदोलन के जनक कौन थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अरविंद घोष या ऑप्शन डी रामप्रसाद बिस्मिल। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में असहयोग आंदोलन का जनक कौन था, तो ये तो आप लोगों को पता होगा जी। भारत में असहयोग आंदोलन के जो जनक है ना वो महात्मा गांधी था। और असहयोग आंदोलन का क्या मकसद था? असहयोग आंदोलन का मतलब यह है कि ब्रिटिश काल में जितने भी प्रकार की जो नीतियाँ हैं उनके द्वारा बनाया गया उसको ना बिना किसी हिंसा का प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्वक क्या करना, उसके जितने भी प्रकार की नीति है उसका विरोध करना। तो ये क्या था, असहयोग आंदोलन था। और असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत है ना वो सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। और उन्होंने क्या किया था, नमक कानून तोड़ करके क्या किया गया था, उसका क्या किया गया था, विरोध किया गया था। ठीक है, वो भी असहयोग तरीके से। तो इसी को क्या बोला जाता है, असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। कब? तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा आप लोग ये बताओ कि राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में अभी आप लोगों ने सुना होगा ना, काकोरी कांड के बारे में आप लोगों को बताया था ना कि ट्रेन में कैसे लूट लिया था, वहाँ की धन संपदा को लूट लिया था, मतलब अंग्रेजों की जो धन संपदा को लूट लिया था, जो मास्टरमाइंड था वो कौन था, तो वो राम प्रसाद बिस्मिल था, जिसके लिए उसको क्या दिया गया, मृत्यु दंड दिया गया। तो ऐसे नाम को देखो ना तो आप लोगों को याद आना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को अब ध्यान से पढ़िए। चलो दिल्ली का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला हरदयाल या ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है सुभाष चंद्र बोस, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चलो दिल्ली का नारा किसने दिया, तो चलो दिल्ली का जो नारा है ना वो ऑप्शन नंबर है सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, ये आप लोगों को याद रखना है। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, 15 जुलाई कब, तो 15 जुलाई 1943 को। कब? तो 15 जुलाई 1943 को सिंगापुर के जो टाउन हॉल है ना तो वहाँ उन्होंने सुप्रीम कमांडर के रूप में क्या किया गया था, एक सेना बनाया था और उसमें क्या नारा दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा दिया था। ये आप लोगों को याद रखना है खास तौर से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में पहली घटना कौन थी,
तो आपको बताना है इन चारों अलग अलग जो घटना दी है ना, उसमें सबसे पहली घटना कब घटित हुआ है, ये आप लोगों को पहला को बताना है। और इसी प्रकार से अभी कूट में ना जमाव वाला सिस्टम दिया जा रहा है। एक साइड आप लोगों का इसी प्रकार के अलग अलग जो कांड है वो दिया जाएगा, और एक तरफ से क्या दिया जाएगा, सन को दे दिया जाएगा, और आप लोगों से पूछा जाएगा कि कूट में इसको जमाइए, सबसे पहला से सबसे लास्ट वाला सीक्वेंस वाइज जमाइए, सन के अनुसार बोला जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहला इसमें दिया है चौरा चौरी कांड, दूसरा काकोरी कांड, और तीसरा बारदोली सत्याग्रह, और चौथा रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह। तो क्या इसका आंसर होगा, आप पहले बताइए, फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इन सभी का आंसर दे दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर डी रोलेक्ट सत्याग्रह करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित में पहली घटना कौन सी थी? तो सबसे पहली जो घटना थी ना, ये चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन नंबर डी रोलेक्ट सत्याग्रह हो जाएगा, जिसे रोलेक्ट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये कब आया था? तो ये जो रोलेक्ट एक्ट है ना, वो 1919 में आया था। कब? तो रोलेक्ट एक्ट जो है ना, वो 1919 में आया था। और स्पेसिफिक डेट बताओ ना, तो वो 18 मार्च। कब? तो 18 मार्च 1919 में ये जो रोलेक्ट एक्ट है ना, वो आया था। तो आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि ये एक्चुअल में रोलेक्ट सत्याग्रह या रोलेक्ट एक्ट है क्या। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, सबसे पहले ना विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियां हो रही थी उसको दबाने के लिए क्या किया था, एक रोलेक्ट एक्ट नामक काला कानून पास किया गया था। और ये कब आया था? तो 18 मार्च 1919 को आया था, पास किया गया था जो ब्रिटिश संसद है उसके द्वारा। और इसका मतलब क्या था? तो इसका जो मतलब है ना, वो बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के जिस पर भी शक होता था ना, तो उसको डायरेक्टली पकड़ लिया जाता था और पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। और जेल में डालने के बाद ना किसी भी प्रकार से वो अपील नहीं कर सकता था, किसी भी प्रकार से दलील नहीं कर सकता था, और किसी प्रकार से वकील नहीं रख सकता था। तो बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के क्या किया गया, ये जो काला कानून है वो लाया गया, और सीधा पकड़ करके उसको जेल में डालने का जो प्रावधान है ना, वो किया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसे रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसे रोलेक्ट एक्ट नामक काला कानून भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब ना ब्रिटिश सरकार को जो भी गंभीर लगता था, जो भी उसको लगता था ना कि ये संदिग्ध है, मतलब ये किसी प्रकार की क्या किया जा सकता है, अपराध वगैरह किया जा सकता है या हो सकता है इसके द्वारा, तो केवल नाम मात्र सुनने से ही वो क्या करते थे, सीधा पकड़ करके जेल में डाल देते थे। तो ये रोलेक्ट एक्ट का काला कानून था, जो 18 मार्च 1919 को क्या किया था, आया था, पारित किया गया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। समझ में आया आप लोगों को रोलेक्ट एक्ट क्या है? तो ये आप लोगों को क्या करना है, केवल केवल ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद ऑप्शन नंबर ए चौरा चौरी कांड क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जान लो। चौरा चौरी जो कांड है ना, वो 4 फरवरी को, कब? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब? तो 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। अब ये कहाँ हुआ था और क्या है ये जान लो। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में ना एक चौरा चौरी नामक एक जगह है, जहाँ पर ना असहयोग आंदोलन का क्या किया गया था, शांतिपूर्ण रैली निकाला गया था असहयोग आंदोलन के लिए। तो देखो, जो चौरा चौरी एक नामक जो स्थान है ना, वहाँ पास क्या किया गया था, वहाँ एक पुलिस चौकी था, और पुलिस चौकी के जो लोग थे ना, पुलिस वगैरह, तो उन्होंने क्या किया था, जो लोग ना असहयोग आंदोलन में जो रैली निकाल रहा था उस पर ना बिना कुछ बोले ना लाठी चार्ज कर दिया गया। तो लाठी चार्ज करने के कारण ना जितने भी प्रदर्शन जो रैली निकाल रहे थे ना, तो उन लोग क्या हो गए, उग्र हो गए और गुस्सा हो गए। इतना गुस्सा उन लोगों का बढ़ा कि डायरेक्टली वहाँ पर जो पुलिस चौकी था चौरा चौरी में, तो उस पुलिस चौकी को पूरा जला दिया गया। और जब वो जलाया ना उस पुलिस चौकी को, तो उसमें लगभग 22 से 23 लोग जिंदा जल गए। क्या? तो 22 से 23 जो पुलिसकर्मी थे ना, वो जिंदा जल गए। तो इस घटना को क्या बोला जाता है, चौरा चौरी कांड बोला जाता है। और इस घटना के बाद ना महात्मा गांधी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, मतलब निरस्त कर दिया था। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था शांतिपूर्ण, उन लोगों ने क्या करा था, अपना जो विरोध है रैली निकाला था विरोध के लिए, तो पुलिसकर्मी को क्या ज़रूरत थी कि उनको लाठीचार्ज करने के लिए, लाठीचार्ज किया तो क्या हुआ, जो लोग क्या रैली निकाल रहे थे वो गुस्सा आ गए, और गुस्सा हुए तो गुस्सा इतना भड़का कि सीधा सीधा पुलिस चौकी को ही आग लगा दिया, और इसमें 22 से 23 लोग क्या हुए, जो पुलिसकर्मी थे वो मर गए। तो इसी को क्या बोला
जाता है, चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी, काकोरी कांड के बारे में अभी आप लोगों को बता दिया होना कि जो काकोरी कांड जो है वो लखनऊ में जो काकोरी नामक गांव है वहाँ हुआ था, जिसमें प्रमुख जो नेता है ना राम प्रसाद बिस्मिल, तो उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों के ट्रेन को लूट लिया था, उसमें जो भी धन संपदा था उसको लूट लिया था, ताकि भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके लिए क्या किया जा सके, धन इकट्ठा किया जा सके, हथियार वगैरह खरीदा जा सके। तो इसीलिए क्या किया था, काकोरी कांड मतलब ट्रेन को उसमें लूटा था राम प्रसाद बिस्मिल ने, और इसके लिए उसको मृत्युदंड दिया गया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और वो कब हुआ था, तो वो 1925 को किया गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, काकोरी कांड के बारे में आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी, बारदोली सत्याग्रह के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जान लो। बारदोली जो सत्याग्रह है ना वो 1928 में होता, कब, तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह वो हुआ था। और इसका जो नेता है ना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। और इसमें क्या था, ब्रिटिश सरकार ने जो ना अलग अलग प्रकार के जो कर लगाया था ना, तो उसको क्या किया गया था, उसको हटाने के लिए ना ये जो बारदोली सत्याग्रह है वो किया गया था 1928 में। और कहाँ किया गया था, तो गुजरात के बारदोली तालुका में किया गया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। जो अहिंसक रूप से क्या किया गया था, विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में भी, बारदोली सत्याग्रह के बारे में भी, ठीक है। चलिए इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। अब आप लोगों को ना केवल सन को बता देता हूँ, तो इन सन को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो चौरा चौरी जो कांड है वो 1922 को हुआ था, कब, तो 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। उसके अलावा ऑप्शन बी, काकोरी कांड कब हुआ था, तो 1925 को काकोरी कांड हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो बारदोली सत्याग्रह जो है ना वो 1928 को हुआ था, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा रोलेक्ट एक्ट कब आया था, तो रोलेक्ट एक्ट जो सत्याग्रह है वो 1919 को आया था, कब, तो 1919 को आया था। तो ये जो तमाम सन है ना, केवल आप लोग ऊपरी तौर पर ये इसको ध्यान रखना आप लोगों को, क्यों, क्योंकि इसी प्रकार से जो है ना वो कूट में पूछा जाएगा आप लोगों से, एक प्रकार से अलग अलग जो घटना है वो दिया जाएगा, और एक तरफ क्या दिया जाएगा, इसके सन को दिया जाएगा और बोला जाएगा कि कूट में जमा, ये बोल करके, ठीक है। तो इसीलिए इन चारों सन को ना आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख सकते हो। उसके अलावा अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डालूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग क्या कर लेना, पढ़ लेना एक बार, या दोबारा नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए अभी आप लोग क्या करो, पढ़ने के ऊपर फोकस करो। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था, ऑप्शन ए भारतीय महिलाएं, ऑप्शन बी भारतीय मजदूर वर्ग, ऑप्शन सी भारतीय कृषक वर्ग, या ऑप्शन डी भारतीय दलित वर्ग। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, भारतीय दलित वर्ग, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था, तो 1932 में जो पूना समझौता हुआ था उसका जो सीधा संबंध था वो भारतीय दलित वर्ग के साथ हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये पूना पैक्ट या पूना समझौता क्या है, अगर आप लोगों को ये बताऊँ ना, तो जो पूना समझौता है ना इसमें क्या बोला गया था, इसमें अलग से ना जो भारतीय जो दलित वर्ग है उसके लिए अलग से निर्वाचन आयोग या निर्वाचन मंडल बनाने की बजाय ना सामान्य वर्ग में क्या किया गया था, सामान्य तौर पर मतदान के अंतर्गत उन्हें कुछ निर्वाचन सीट आरक्षण के रूप में देने की बात किया गया था। इसके लिए इनको एक समझौता किया गया था, ठीक है। तो इसे ही पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। और इसका जो संबंध है वो भारतीय दलित जो वर्ग है ना उससे संबंधित है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16वां को ध्यान से पढ़िए। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व जिन हाथों में था वे थे, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस करेक्ट हो जाएगा। कैसे, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किन हाथों में था, तो वो सुभाष चंद्र बोस के हाथ में ही ना था जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में। तो ये आप लोगों को तो पता ही होगा इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को अब ध्यान से पढ़िए। भारत ब्रिटिश ताज के अधीन किस वर्ष आया, ऑप्शन ए 1600 में, ऑप्शन बी 1858 में, ऑप्शन सी 1857 में, या ऑप्शन डी 1757 में।
तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी 1858 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत ब्रिटिश ताज के अधीन किस वर्ष आया? तो आप लोगों को इससे पहले जो क्लास लिया था उसमें आप लोगों को बताया था ना कि जब मैं आप लोगों को 1857 की जो क्रांति पढ़ा रहा था तो उसमें आप लोगों को बताया था ना कि 1857 की क्रांति में जो ब्रिटिश सरकार है वो क्या किया गया था, 1857 की क्रांति को संभाल नहीं पाया। तो इसीलिए क्या हुआ, तो इसीलिए जो ब्रिटेन में बैठे जो ताज है उसके हाथ में क्या चला गया, तो जितना भी ना उसमें बागडोर है भारत का वो चला गया। आप लोगों को थोड़ा सा और सरल तरीके से समझाऊँ ना, तो सबसे पहले देखो ब्रिटेन जो है ना, आप लोगों को पता होगा ब्रिटेन एक देश जो है, ब्रिटेन का जो गुलाम वो कौन था, तो भारत जो है वो ब्रिटेन का गुलाम था। लेकिन ब्रिटेन डायरेक्ट शासन ना करके अपने कंपनी को भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ना महारानी थी वो किसको आदेश देता था, तो यहाँ पर भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको आदेश देता था, और ये जो है ना वो संपूर्ण भारत में जो भी नीति है उसको लागू करता था। लेकिन 1857 की जो क्रांति है उसको ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में वो संभाल नहीं सका। तो 1858 में क्या किया गया, इसको समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब यहाँ पर ना भारत में जो शासन है वो डायरेक्ट ब्रिटेन में बैठ कर के यहाँ की जो महारानी है ना वो क्या किया, यहाँ से डायरेक्ट शासन किया। तो इसे ही क्या बोला जाता है, भारत में ब्रिटिश ताज के अधीन किस वर्ष आया। मतलब भारत जो है वो ब्रिटिश ताज के अधीन कब आया, तो 1858 को आया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा ऑप्शन ए प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया गया, ऑप्शन बी प्रादेशिक स्वायत्ता लागू की गई, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार का उदारीकरण किया गया, या ऑप्शन डी महिलाओं को मताधिकार दिया गया। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रादेशिक स्वायत्ता लागू की गई करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा ना प्रादेशिक स्वायत्ता लागू की गई, ये आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि ये प्रादेशिक स्वायत्ता क्या होता है। प्रादेशिक स्वायत्ता का मतलब ये होता है कि प्रादेशिक मतलब जो प्रदेश होगा ना, छोटा छोटा जो अलग प्रांत होगा ना, जहाँ पर क्या होता है जो शासन चलता है, जो स्वयं द्वारा प्रांत द्वारा, मान के चलो एक जो गांव है तो गांव क्या करेगा, स्वयं निर्णय लेगा किसी भी प्रकार से धन संपदा के बारे में हो चाहे शासन प्रशासन के बारे में हो। तो अपने रूप में जब वे गांव के जो लोग हैं ना, जो शासन चलेगा गांव में, वो स्वयं जब निर्णय लेगा ना तो उसको क्या बोला जाता है, प्रादेशिक स्वायत्ता शासन कहा जाता है। मतलब यह है कि सेंट्रल से ना उसको किसी भी प्रकार से रोक टोक ना हो, वो अपना आदेश स्वतंत्र पूर्वक ले। तो इसे ही क्या कहा जाता है, प्रादेशिक स्वायत्ता कहा जाता है, ठीक है। मतलब उसको केंद्र से क्या किया जाएगा, जुड़ा रहेगा, लेकिन उसका जो अपना जो स्वतंत्रता है वो क्या कर सके, अपना निर्णय ले सके। तो इसे ही क्या कहा जाता है, प्रादेशिक स्वायत्ता कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब की गई। तो ये तो अभी जस्ट आप लोगों को बताया हूँ जी, इसमें महीने को भी दे दिया गया है। तो आप लोग पहले गेस कीजिए। ऑप्शन ए अप्रैल 1858, ऑप्शन बी जून 1858, ऑप्शन सी नवंबर 1858, या ऑप्शन डी अगस्त 1858। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1858 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब की गई, तो वो अगस्त 1858 को किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और स्पेसिफिक इसका जो डेट होगा ना वो 2 अगस्त 1858 था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। और कहानी आप लोगों को पहले प्रश्न में भी बता दिया हूँ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। 1857 के विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बतलाते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा। ऑप्शन ए डिजरेली, ऑप्शन बी ग्लेडस्टोन, ऑप्शन सी लॉयड जॉर्ज, या ऑप्शन डी रॉबर्ट पील।
तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए डिजरायली करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 1857 के विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बतलाते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो एक राष्ट्रीय विद्रोह जो कहा था ना वो डिजरायली ने कहा था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद ना जो अलग अलग इसमें जो और क्वेश्चन है ना, तो इसको आप लोगों के व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। लगभग 5-6 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा है इसमें जो, ठीक है। ये जो लंबे लंबे अलग अलग क्वेश्चन है ना, तो ये तमाम क्वेश्चन को आपके व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। तो वहाँ से आप लोग क्या करना, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। और ये जो तमाम मैं जो प्रश्न लिया हूँ ना, इन सारे प्रश्नों को जो आंसर की है ना, वो भी इस पीडीएफ के लास्ट में डाल दूंगा। तो आप लोग क्या करना, वहाँ से डाउनलोड करके एक बार और अच्छे से पढ़ लेना। और ये जो अलग अलग जो प्रश्न है ना, इसमें से कोई भी प्रश्न अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, आप लोग बताना, मैं इसका क्या करूँगा आंसर अलग से बता दूंगा, ठीक है, अगर किसी प्रकार से आप लोगों को डाउट हो तो। और ये जो अलग अलग प्रश्न है वो आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना एक बार और, ठीक है। चलिए कुछ टाइम बाद आप लोगों को ना इसका जो पीडीएफ है वो सेंड करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों को और बताना था, आप लोगों को जितना भी व्हाट्सअप ग्रुप में पीडीएफ देता हूँ ना, उसे क्या करना, किसी और को शेयर करने की कोशिश मत करना, आप खुद रखना, ज़्यादा बेहतर होगा। आप दूसरे को अगर दोगे तो कंपटीशन को बढ़ाओगे आप लोग, ऐसा करोगे तो ये ध्यान रखना। अगर आप कुछ मेहनत करके ये सारा चीज़ कर रहे हो ना, कुछ पे करके कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ये आप ही लोगों तक की सीमित रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी ये क्वेश्चन लाओ ना, तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को क्या है, ये जो तमाम जो क्लास है वो देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।